आज से कुछ दिनों तक हम आपका साक्षात्कार कराने जा रहे हैं भारत के अपने दर्शन से, यानी एकात्म मानव दर्शन से। भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयामों का कुल जोड़ है एकात्म मानव दर्शन। वो सनातन भारत का आईना है, उसकी विशिष्टताओं का, उसके अध्यात्म का, उसकी कर्मशीलता का, प्रकृति से उसकी एकात्मता का, भारत के अर्थशास्त्र का, उसके समाजशास्त्र का, उसकी विविधता को एक रूपता में पिरोने वाला सूत्र है एकात्म मानव दर्शन। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने, देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन विमल बने प्रभु विमल बने। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की इस कविता का हिंदी अनुवाद किया महान कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने। देश की एकात्मता की प्रतीक है ये कविता। इस देश की तस्वीर जब भी जिसकी भी आंखों में कौंधेगी, सबसे पहले इस देश की प्रकृति और इस देश की खेती की छवि नजर आएगी। सिर्फ ये देश गांवों में नहीं बसता है। इस देश की संस्कृति, देश के गीत, देश का प्रेम, देश की आत्मा सब गांवों में बसते हैं। और गांवों की आत्मा किस में बसती है? शायद आसमान में। न जाने कितनी सदियों से भारत के किसान इंद्रदेव की कृपा पर इस तरह निर्भर हो चुके हैं कि लोग यही समझने लगे हैं कि भारत की खेती तो बारिश पर निर्भर रहती है। लेकिन क्या हमेशा ही ऐसा था? वो अब से नहीं हो रहा है। महाभारत काल में भी उसके उल्लेख मिलते हैं। शांति पर्व में भीष्म जी पूछते हैं कि भाई युधिष्ठिर से कि आपके राज्य में बारिश का क्या होगा। और महर्षि वाल्मीकि रामायण में भी रामचंद्र जी भरत जी से पूछते हैं कि आपके राज्य में किसानों को इंद्र देवता के ऊपर तो आश्रित नहीं है, आपने उनकी सिंचाई की व्यवस्था प्रॉपर की है कि नहीं की है। तो आदि काल से हमारे यहाँ सिंचाई की व्यवस्था राज्य के द्वारा सुनिश्चित की जाती थी। सिंचाई के परंपरागत स्रोतों के सूखते जाने से, उनका रखरखाव न होने और उनके धीरे धीरे समाप्त होते जाने से कहीं और कभी स्थिति ऐसी भी आती है कि अन्नदाता स्वयं अन्न के लिए मोहताज हो जाता है। क्यों होती है ऐसी स्थिति? इसका उत्तर ही नहीं, इसका समाधान भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दर्शन में, कृषि से संबंधित उनके विचारों में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने खेती से जुड़े सभी पहलुओं का विस्तृत विश्लेषण किया है। कृषि की भूमि पर बढ़ता भार, जोत का छोटे से छोटा होता जाना, जोत का स्वामित्व और अधिकतम जोत का निर्धारण, चकबंदी, भूमि वितरण, सहकारी खेती, खेती की उपज के मूल्य का निर्धारण और विपणन, खेती की पद्धति में अपेक्षित परिवर्तन, सिंचाई, जमीन का क्षरण होने से बचाना, रासायनिक उर्वरकों और खाद के सवाल, बैल या ट्रैक्टर की उपयोगिता के सवाल, उपयुक्त उपकरणों और उन्नत बीजों की व्यवस्था, खेती की उत्पादकता में वृद्धि। हम लोगों ने खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए पश्चिम की नकल की और न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी लिया है। उसमें से यूरिया को लिया है, उसमें से हाइब्रिड सीड को लिया है, उसमें से पेस्टिसाइड लिया है। खेती की पैदावार तो बढ़ी,
पर किस लागत पर बढ़ी? सारी फसल जहरीली हो गई। खेती से जुड़े लगभग हर एक सवाल को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पूर्ण गहराई में जाकर देश और विदेश के आंकड़ों और अनुभवों पर तौला, उसे भारत की मूल चेतना के परिप्रेक्ष्य में रखा और फिर अपना मत व्यक्त किया। उन्होंने सिर्फ मौसम की अनिश्चितता का ही नहीं, बल्कि खेती बाड़ी से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों का भी इतनी गंभीरता व विस्तार से अध्ययन किया कि उस समय के विशेषज्ञ भी चौंक गए थे। वो भी तब जब वो राजनीति में सक्रिय थे और देश के एक प्रमुख राजनीतिक दल के संगठनात्मक व वैचारिक मुखिया थे। The other, which is very significant, is his emphasis on agriculture. I think this is not something one should underplay. It is an economic platform which also has a realization of the fact that agriculture in India is more than just an economic activity. It is important in terms of identity, it is important in terms of politics, it's important in terms of social life. यूं तो भारत को हमेशा से ही कृषि प्रधान देश कहा जाता रहा है। बेशक देश की 70 से 80% जनसंख्या कहीं ना कहीं कृषि से जुड़ी हुई रही है। आज भी 60% से ज्यादा भारतवासी कृषि पर निर्भर हैं। ये बात अलग है कि अब देश में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि की भागीदारी 50 से घटकर 20% से भी नीचे आ गई है। एग्रीकल्चरल कंट्री भारत रहता था, आज एग्रीकल्चर आउटपुट नेशनल जीडीपी में केवल 15% रह गया। वो आउटपुट पर ही एग्रीकल्चरल इनकम निर्भर होगा। एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट पॉपुलेशन आज 55% है। ये जो परिस्थिति है, इसमें से एग्रीकल्चर डिसइंसेंटिव बन रहा है, क्योंकि उतना ही आउटपुट पर ज्यादा समाज को हमने निर्भर बना दिया। मैं अमेरिका का उदाहरण नहीं लेता हूं, अब ब्राजील उदाहरण लीजिए। एग्रीकल्चरली बहुत एडवांस्ड कंट्री है, 10% से कम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तो इसलिए एग्रीकल्चर को तभी हम लाभ का एक वृत्ति बना सकेंगे जब उसके आधारित जनसंख्या और उसका प्रोडक्शन उत्पत्ति दोनों के बीच कुछ प्रकार का संतुलन लाए। 60% से ज्यादा भारतवासी कृषि पर निर्भर हैं और कृषि आसमान पर निर्भर है। ये सिर्फ खेती के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए बड़ी परेशानी की बात है। जरा नजर डालिए इन आंकड़ों पर। 30 वर्ष बाद फिर इस बार ऐसा हुआ है कि लगातार दूसरे साल वर्षा सामान्य से कम रही है। 2014 में सामान्य से 12% बारिश कम हुई और 2015 में सामान्य से 14% कम बारिश हुई। पूरे देश की बात करें तो 39% इलाके में सामान्य से कम वर्षा हुई है। और अगर हम ये मान लें कि बारिश 1/3 कम रह जाने पर लगभग 50% किसान प्रभावित होते हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि देश की 1/4 से ज्यादा जनता गंभीर संकट का सामना करती है। लेकिन वैश्विक कारणों से मौसम का मिजाज बदलते अब जरा भी देर नहीं लगती। कभी गर्मियों में बारिश हो जाती है तो कभी पकी फसल पर ओले गिर जाते हैं। मौसम के इस मूड पर न सरकार का वश है न किसान का। सरकार अपने तरीके से इससे निपटने का प्रयास करती है, लेकिन प्रकृति के आगे वो भी लाचार है, नतमस्तक है। 2001 से हमारे पास आंकड़े हैं 2015 तक प्रति वर्ष कुछ न कुछ वर्षा कम हो रही है, और जो अधिकतम करीब 23% वर्षा कम हुई थी 2009 में, इस वर्ष भी लगभग 12% बारिश कम हुई है। तो वर्षा कम हो रही है, लेकिन और भी आपदाएं आ रही हैं, जैसे कि ओले पड़ने लगते हैं ज़्यादा। पहले ओले से उतना नुकसान नहीं होता था। पिछले दिनों जब ओले गिरे, हमने 50% उसको जो क्षति हुई थी उस क्षतिपूर्ति में वृद्धि कर दी। 60 साल में इतना बड़ा जंप कभी लगा नहीं। इतना ही नहीं, पहले अगर कभी नुकसान होता था तो 50% नुकसान हो तभी वो मुआवजे के दायरे में आता था। हमने इसको कम करके 30% कर दिया। इससे बड़ा किसान को मदद का काम पिछले 60 साल में कभी हुआ नहीं है। वैसे
मॉनसून का असामान्य होना कोई असामान्य घटना नहीं है। ऐसा पहले भी होता रहा है। अब जलवायु परिवर्तन के कारण संकट थोड़ा और बढ़ गया है। इसमें कुछ नए आयाम भी जुड़ गए हैं। वैज्ञानिक अपने स्तर पर इससे निपटने का या नुकसान को कम से कम रखने का प्रयास कर रहे हैं। गेहूं में जो परिवर्तन आ रहा है, जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, इसको देखते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने इसमें अनुसंधान करना शुरू किया है। और इसमें से 4-5 किस्में ऐसी हैं जो कि आपको बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में अधिक ताप को सहने के साथ साथ रोगों के प्रति सहनशील है। एक प्रोजेक्ट ICAR ने शुरू किया हुआ है जिसका नाम है नेशनल इनोवेशंस इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, जो कि क्लाइमेट चेंज को ही एड्रेस करता है। और इस पर पहले हमने 121 जनपदों में किसानों को शामिल करके इस परियोजना पे काम शुरू किया था, लेकिन अब उसमें और भी जोड़ने की बात है। पंडित जी ने कहा कि भारत की कृषि मुख्यतया इंद्रदेव की कृपा पर निर्भर करती है। वर्षा का चार्ट ही भारत के किसान का कार्डियोग्राफ है। यद्यपि यहां वर्षा के महीने निश्चित हैं, फिर भी कहां, कब और कितनी वर्षा होगी इसके संबंध में निश्चित बताना कठिन है। और यदि ज्ञान भी हो जाए तो उसके अभाव की पूर्ति तथा आधिक्य का निराकरण करना कठिन है। अतः प्रारंभ से हमारे भारतीय शासन का ये ध्येय रहा है कि वो सिंचाई की योग्य व्यवस्था करे। कृषि को अदैव मातृका बनाने का शास्त्रों का आदेश है। दीनदयाल जी कृषि की बात करते हुए, सिंचाई की बात करते हुए वो कहते हैं कि हमें अदैव मातृका कृषि चाहिए, अदैव मातृका चाहिए। तो वो सब कुछ कह जाते हैं, उनको फिर वो पूरी परंपरा के साथ अपनी बात को जोड़ देते हैं। अदैव मातृका का मतलब सिर्फ बारिश पर निर्भरता कम करना नहीं है, बल्कि इस बारे में जागरूकता पैदा करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। एहतियाती कदम उठाना सरकार का दायित्व है। इस बार भारतीय मौसम विभाग ने बहुत सटीक भविष्यवाणी की कि बारिश कम तो होगी ही, अस्वाभाविक भी होगी। ऐसे में कौन सी फसल बोएं, कौन सी नहीं, इस बारे में जागरूकता पैदा करना शासन का दायित्व है। सरकार ने निभाया भी। बारिश का जब सीजन आया तो शुरुआत बारिश की हुई चारों तरफ, तो लोगों ने समझा कि IMD ने जो भविष्यवाणी की है वो सही नहीं है। लेकिन वो एक तरह से थोड़ा धोखा मौसम की तरफ से हमें मिला। लेकिन कई जगह के किसान थे जो जागरूक थे, तो उन्होंने क्या किया कि शुरू से ही वो प्रजातियों का चयन किया धान की जो कि कम दिनों की होती हैं। देश और उसके किसान अपनी ही संस्कृति से कटते जा रहे थे। सिंचाई के मानव निर्मित साधन इस देश में अनादिकाल से हो रहे हैं, लेकिन समय के साथ वो विलुप्त होते गए और खेती वर्षा पर निर्भर होकर रह गई। पहले कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किसान ऐसी फसलें उगाया करते थे जिनमें पानी की आवश्यकता अधिक न हो। विभिन्न राज्यों में शासक सिंचाई के लिए ऐसी व्यवस्थाएं किया करते थे ताकि कम वर्षा की स्थिति में अकाल न पड़े। राजस्थान में बरसात हमेशा ही अनियमित होती रही है। अब अतिवृष्टि नहीं कर सकते, अनावृष्टि कह सकते हैं। बहुत कम बरसात यहाँ होती है। एक फसलीय स्टेट था, क्योंकि अब तो जो है पूरे देश का विकास हो रहा है, उसमें राजस्थान पीछे नहीं है, अग्रणी राज्य में आ रहा है। और इसमें तो सबसे बड़ी बात ये, जैसे हमारे राजस्थान कैनाल जो है, महाराजा गंगा सिंह उस समय को देख करके उसमें गंग नहर जो है लाए, जो हमारे यहाँ इसमें गंगानगर डिस्ट्रिक्ट तक वो थी, तो अच्छी उपज हमारे इस बीकानेर स्टेट को होने लग गई। लेकिन विदेशी आक्रांताओं के शासनकाल में इन व्यवस्थाओं को तहस नहस कर दिया गया। नई व्यवस्थाएं खड़ी नहीं की गईं। स्थिति यह हुई कि किसान बारिश का मोहताज होकर रह गया। अब दीनदयाल जी के दिखाए मार्ग पर नए सिरे से चलने का प्रयास फिर गति पकड़ने लगा है। कैसे प्रकृति की कृपा का दास बने बिना खेती को संवारा जा सकता है, देखिए एक सराहनीय प्रयास। यहाँ पर खेती को संभालने के लिए, पानी को सहेजने के लिए
अपने खेतों में एक तालाब टाइप का कॉम्पाउंड बनाने का एक सुझाव उन्होंने हमको दिया। अभी जहाँ जिस जगह पे खड़े हुए हैं वहाँ पर खेती तो थी, लेकिन यहाँ पर मानसून आधारित भी खेती हो नहीं पाती थी। आज हम जहाँ देख रहे हैं सब चारों तरफ हमको हरियाली नज़र आ रही है। ये इसीलिए आ रही है कि हमने पानी सहेजने का काम किया। फिर भी जहां सिंचाई वास्तव में समस्या ही है, वहां जमीन के भीतर के पानी को, उसकी नमी को संरक्षित करके फसल को बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। इसकी भी आधुनिक विधि है जो फिर एक बार परंपरागत तरीकों के नजदीक जा रही है। पिछले 2-3 वर्षों से संरक्षित खेती के ऊपर काम करना शुरू किया है। इसमें 3-4 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। एक तो ये है कि खेत की कम से कम जुताई करनी है। दूसरा ये है कि जो फसलों के जो अवशेष हैं उनको जलाना नहीं है, उनको बाहर नहीं निकालना है, बल्कि खेत में ही रहने देना है। और तीसरा ये है कि इसमें कुछ ऐसे दलहनी व तिलहनी फसलों का भी समावेश होना ज़रूरी है, जिससे जो मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो बनी रहे। दीनदयाल जी ने अन्य नीतियों के अलावा कृषि को भी युगानुकूल बनाने की वकालत की। अब जब मौसम की सटीक भविष्यवाणी होने लगी है तो सरकार उसका फायदा क्यों ना उठाए। देश में करोड़ों लोगों के पास मोबाइल है, किसानों के पास भी है, तो समय पर चेताने का ये बेहतरीन साधन साबित हुआ। कृषि विभाग ने भी भारत सरकार के एक फार्मर्स पोर्टल बना के रखा हुआ है, जिससे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जुड़े हुए हैं। तो जो भी सामयिक सूचना है, और सभी कृषि विज्ञान केंद्र के पास 1000 से लेकर 10,000, 15,000, 20,000 किसान मोबाइल से जुड़े हुए हैं, जिससे SMS सर्विसेज उनको मिलती हैं। तो वो एक तरह से बड़ा अलर्ट का काम करता है। हमने टारगेट रखा कि इरिगेशन स्कीम्स भारत के अंदर प्रधानमंत्री ये जो इरिगेशन स्कीम्स के माध्यम से 2019 तक पूरा जो 48% जो हमारा इरिगेटेड लैंड भारत में है, जो जहां खेती बाड़ी चलती है, उस पूरे क्षेत्र को हम इरिगेशन का सुविधा उत्पन्न व्यवस्था करेंगे। ये हमने संकल्प लिया है। 2022 तक हर गांव को, हर खेत को बिजली मिले, इसका भी संकल्प हमने लिया है। जिस बात पर अब कृषि वैज्ञानिक चिंता जता रहे हैं, वो खतरा दीनदयाल जी ने 60 साल पहले ही भांप लिया था। उन्होंने इस बात पर बार बार लिखा और बोला भी। रासायनिक तरीकों के प्रयोग से खेती का भी नुकसान होता है और मिट्टी, पानी और हवा भी खराब होती है। उन्होंने कहा कि रसायनों के लगातार उपयोग से खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ने के बजाय कम ही होती है। इसीलिए उनका उपयोग गोबर आदि की खाद के साथ मिलाकर सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। लेकिन नीतिकारों के सामने बड़ी चुनौती है कि किसानों को इस बात के लिए राजी कैसे करें। हो ये रहा है कि जो आवश्यकता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जमीन को, वो हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जानवर एक तरह से किसान रखना नहीं चाहते, क्योंकि जो नया वर्ग है युवकों का, वो खेती में उतना ज़्यादा रुचि नहीं लेता। गोबर उठाने के लिए, जानवर पालने के लिए खुद लगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ता है। तो वो सोचता है कि भाई हम भी व्हाइट कॉलर जॉब करें। इसके बाद किसान जिस दूसरी बड़ी समस्या का सामना करते हैं वो है जोत का छोटे से छोटा होता जाना। कई दशकों से या कई पीढ़ियों से बढ़ती जा रही ये समस्या आज बहुत विकराल हो चुकी है। दीनदयाल जी ने ऑर्गेनाइजर में जो लिखा वो आज भी प्रासंगिक है। भारतीय जनसंघ महसूस करता है कि वर्तमान मानदंडों पर अच्छी तरह सिंचित 5 एकड़ भूमि को आर्थिक तौर पर व्यवहारिक जोत माना जाए। लिहाजा भारतीय जनसंघ प्रयास करेगा कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाएं कि किसानों के पास कम से कम इतनी भूमि हो। हमारे यहाँ आदर्श स्थिति होनी चाहिए कि कम से कम एक किसान के पास 5 एकड़ जमीन होनी चाहिए, और अधिकतम अगर आज की वर्तमान परिस्थिति और आबादी को देखें तो 25 एकड़ की सीमा होनी चाहिए। 25 एकड़ से ज़्यादा अगर खेती कोई एक व्यक्ति, एक परिवार करता है तो वो अलाभकारी हो जाती है, उसका प्रोडक्शन नीचे चला जाता है। दीनदयाल जी इतने पर ही नहीं रुके।
उन्होंने कहा कि जोत जरूरत से ज्यादा छोटी होकर खेती घाटे का सौदा न होने पाए। बहुत सारे लोग घाटे की खेती करें, इससे बेहतर है कि अधिकतम संभव लोग कृषि से मुनाफा ले सकें। जाहिर है, दीनदयाल जी के चिंतन पर अमल होने से अनेक किसानों को घोर गरीबी के जाल में फंसकर छटपटाने से बचाया जा सकता है। हमारे देश के कृषि जीवन को एक बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है। जमीन कम होती जा रही है, परिवारों में जमीन बढ़ती चली जा रही है, टुकड़े छोटे हो जा रहे हैं। हमारी जमीन की उपजाऊ ताकत बढ़ानी पड़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। किसान को पानी चाहिए, किसान को बिजली चाहिए। उस सपने को पूरा करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। 50,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए हमने लगाने का तय किया है। और खेत तक पानी कैसे पहुंचे, और पानी बचाना भी होगा। सेव वाटर, सेव एनर्जी, सेव फर्टिलाइजर, इस मंत्र को लेकर के हमने हमारे कृषि जीवन में आंदोलन खड़ा करना। वास्तव में कृषि एक बहुत ही अहम, बहुत ही बड़ा और नाजुक विषय है। कृषि एक रोजगार है, कृषि एक व्यापार है, कृषि एक सामाजिक पहचान है, और कृषि माने राजनीति तो आजादी के बाद से हमेशा ही रही है। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय इससे और आगे जाते हैं। वो एक रोजगार या व्यवसाय के तौर पर खेती को सिर्फ फसल उगाना ही नहीं मानते, वो वाणिज्य को भी कृषि का ही हिस्सा मानते हैं, और पशुपालन को भी। अपने देश में भी जानवर पहले ज्यादा थे, खेती कम क्षेत्रफल पर होती थी, तो बहुतायत में हमको मिलता था। जानवरों की संख्या आज भी कम नहीं है, लेकिन कैसे उसको करें, क्योंकि खेती का क्षेत्रफल हमारा बढ़ा है, उसके अनुसार गोबर की मात्रा हमारी नहीं पूरी पड़ती है। इसलिए हम कहते हैं कि जैसे हरी खाद है उसका उत्पादन करें, जैसे ढैंचा है। जब कोई फसल गर्मियों में किसान नहीं लेता है तो ढैंचे की खेती करके उसको पुनः पलट करके ले सकता है। हमको पशुधन पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। हमारी जितनी भी देसी गाय की नस्लें अभी बची हुई हैं उनमें रेजिस्टेंस बहुत है। हमने श्वेत क्रांति के नाम पे जिस तरह के गायों को और सांडों को लाके यहाँ हमने विकसित किया, आज उसका दुष्परिणाम अपने सबको देखने को मिल रहा है। 4-5 ब्यात से ज़्यादा वो गाय दूध नहीं देती है। हमारी अपनी नस्ल की गायें 16-16 ब्यात दूध देती रही हैं लगातार, कोई बीमारियां नहीं। A2 मिल्क का भी अब प्रमाणिक हो गया। तो हमको अपने बीज और पशुधन, इनका संरक्षण और इनका संवर्धन भारतीय दृष्टि से ही और उसकी वैज्ञानिक विधा से ही करना जरूरी है, अपेक्षित। दीनदयाल जी का कहना था कि गाय और भैंसों का उपयोग दूध के लिए होगा, किंतु बैल यदि हमारे कृषि के उपयोग में नहीं आता तो भार बन जाएगा। पश्चिम के देश गोमांस भक्षी हैं, अतः वो बैलों को खा जाते हैं। किंतु भारत के लिए ये कल्पना करना उसकी परंपरा एवं राष्ट्र भावना के प्रति अज्ञान मूलक एवं अव्यावहारिक होगा। बैल हमारी खेती का धुरा है, ट्रैक्टर लाकर हम अपना सब महल ढहा देंगे। आज की परिस्थिति में जो बैलों की खेती है, जैसे पहाड़ है जहाँ ट्रैक्टर या मशीनों का चढ़ना या जाना, वहाँ काम करना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ बैल ही उपयोगी है। और मैं कहता हूँ कि प्लेन में भी अगर जोत का आकार ठीक हो तो बैल रखना बहुत लाभकारी है। बैलों का उपयोग कर सकते हैं, कम से कम पर्यावरण की दृष्टि से भी। और किसान को गोबर और गोमूत्र चाहिए। जो जैविक खेती की हम बात करते हैं, अगर उसमें पशुपालन का हिस्सा नहीं होगा तो खेती होना संभव नहीं है। और आज ऐसी तकनीक भी आ गई हैं कि हम कितने हमने को बैल चाहिए, कितनी गाय चाहिए, वो हम तकनीकी के माध्यम से जितनी बैलों की आवश्यकता है वर्तमान में कृषि में, उतने बैल हम पैदा कर सकते हैं। पहले भारत की कृषि एक चक्र पर टिकी थी, जिसमें किसान था, उसके हल बैल थे और गाय थी। खेती की बचत से गाय बैल का चारा निकल आता था, बाकी चराई हो जाती थी।
और गाय बैल के गोबर से खेती को खाद मिल जाती थी। बैलों की ताकत से किसान का दल भी चल जाता था। तेल की, गन्ने की पिराई भी हो जाती थी और रहट से पानी भी आ जाता था। सब एक दूसरे पर निर्भर थे, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते थे और प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर रहते थे। फिर ट्रैक्टर ने खेत में प्रवेश किया, डीजल की खपत होने लगी, बैलों के लायक कोई काम ही नहीं बचा और धुआं आसमान में होने लगा। क्या ये बैल सचमुच बेकार होने लायक हैं? या हम एक बहुत बड़ी ऊर्जा को यूं ही गंवा रहे हैं? बैलों का उपयोग जरूर होना चाहिए, लेकिन संयमित ढंग से आज की जो नई तकनीकें हैं उसका उपयोग करते हुए। जहां हमें माल ढुलाई 10-20 किलोमीटर के दायरे में करनी है, वहां हम बैलों का उपयोग कर सकते हैं। बैलों का उपयोग पानी खींचने में कर सकते हैं, माल ढोने में कर सकते हैं और खेतों को जोतने में, छोटे खेतों को जोतने में भी हम बैलों का उपयोग कर सकते हैं। तेल के स्थान पर बैल और बारिश के स्थान पर वो अदैव मातृका खेती, जो बारिश का स्वागत तो करे लेकिन उस पर निर्भर न हो। जोत संतुलित हो और गांव खुशहाल हो, प्रसन्न हो। दीनदयाल जी के कृषि संबंधी विचारों को इतने सब में भी नहीं बांधा जा सकता। क्या था भारत की कृषि को लेकर उनका सपना? देखें अगले एपिसोड में।